हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। तो हमने अपना कल चैप्टर नंबर 6 इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। वैसे तो हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू करना था, पर आपके पेपर्स बहुत ही पास आ रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 और 14 करवा रही हूँ। तो चैप्टर नंबर 13 और 14 से क्या है कि एक क्वेश्चन कंफर्म है ही है, तो इसमें से सिर्फ थ्योरी पोर्शन ही आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आता, तो हम सिर्फ इसकी थ्योरी ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या मतलब है कि जब एक पर्सन की इनकम में दूसरे पर्सन की इनकम को इंक्लूड कर दिया जाता है तो हम उसे क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हम क्यों दूसरे पर्सन की इनकम को अपनी इनकम में ऐड करवाएंगे। तो क्या होता है कि कुछ एसएससी क्या करते हैं, अपने टैक्स को बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को, इन्वेस्टमेंट को या इनकम को अपने फैमिली मेम्बर्स की इनकम में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि उनको कम टैक्स पे करना पड़े। तो अगर कोई असेसिंग ऑफिसर के द्वारा ये करता हुआ पकड़ा जाता है तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 60 से लेकर 65 तक इसके अगेंस्ट जो है रूल्स बनाए गए हैं। तो अगर इन रूल्स के अकॉर्डिंग कोई ऐसा शिफ्ट करता है तो उसकी इनकम जो है, जो उसने ट्रांसफ़र करी है, वो उसकी टोटल इनकम में दोबारा से इंक्लूड कर दी जाती है और इसी प्रोसेस को क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं। अब इसमें आता है कि कौन सी वो अदर पर्सन्स की इनकम होगी जो कि असेसी की टोटल इनकम में इंक्लूड करी जाएंगी, जो कि सेक्शन 60 टू 65 में पॉइंट्स आएंगे। तो सबसे पहले आता है ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। तो असेसी क्या करता है कि इनकम को ट्रांसफ़र कर देता है एसेट की बजाय। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि उसने कोई भी, उसके पास प्रॉपर्टी है और उससे उसको कुछ इनकम गेन हो रही है, तो वो अपना टैक्स बचाने के लिए उस इनकम को अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है, पर जबकि उसने उस एसेट या प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो अगर कोई ऐसे करता है तो ये हम उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। उसके बाद आता है रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। तो सबसे पहले रिवोकेबल ट्रांसफ़र क्या होता है, तो अगर कोई ट्रांसफ़र के दौरान ऐसा प्रोविज़न बनाया जाता है कि वो उस एसेट या इनकम को जो वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपने टैक्स को बचाने के लिए, वो दोबारा से उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, पूरा या थोड़ा पार्ट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफ़रर को। या फिर ऐसा कोई करते हैं ट्रांसफ़र करते हुए कि वो ट्रांसफ़रर जो है किसी भी वे में ये राइट कर लेता है, खुद ही अज्यूम कर लेता है कि वो जो भी उस एसेट पे उसकी राइट्स या पावर हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पूरे या थोड़े जो भी उसने एसेट या इनकम ट्रांसफ़र करी है, थोड़े टाइम बाद वो उसके खुद के राइट्स हो जाएंगे। तो एक साफ सी बात है कि वो अपना अवॉइड करने के लिए टैक्स को अपनी इन ट्रांसफ़र कर रहा है एसेट को थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद वो उसको वापस लेने के सारे ज़रिए देख रहा है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो जितनी भी उसने अमाउंट जो है, अगर जैसे पूरा उसने एसेट ट्रांसफ़र करी है या कुछ पार्ट उसका ट्रांसफ़र करा है, तो जिस उससे बेनिफिट हो रहा है उस एसेट से, तो वो सारा का सारा जो भी बेनिफिट है वो हम जो असेसी है उसकी इनकम में ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ स्पाउस। तो स्पाउस का मतलब हस्बैंड या वाइफ। तो जैसे कि किसी भी जो स्पाउस है उसको इनकम रिसीव हो रही है, सैलरी, कमीशन, फीस या किसी भी एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन में, तो जिसमें उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या होता है कि वो कंपनी है तो एटलीस्ट 20% उसके वोटिंग राइट ले रखा हो, और अगर कोई बिजनेस है तो 20% एटलीस्ट उसका प्रॉफिट उस टाइम पर ईयर में उस पे हो, तो उसे हम सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कहते हैं, उसके रिलेटिव्स के साथ अगर हो तो उन्होंने क्या बात कहा है कि अगर ये होता है कि अपनी इनकम को कम दिखाने के लिए वो शो कर देता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ काम कर रही है और उसका कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है इसमें, तो उस टाइम पर क्या होता है कि उसकी इनकम कम कर दी जाती थी। पर अब जैसे ये बात देखी गई कि हाँ, लोग इस तरह से कर रहे हैं कि अपनी मतलब झूठ मूठ में दिखा रहे हैं, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो वो उसकी एसएससी की इनकम में दोबारा से ऐड कर दिया जाएगा।
पर अगर जो उसका स्पाउस है उसकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब कि उसको उस बारे में नॉलेज है और वो उसके अच्छी तरह से जानता है, क्वालिफिकेशन उसकी उस फील्ड से है, तो वो उस टाइम पर उस एसएससी की इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो अलग ही इनकम उसकी स्पाउस की मानी जाएगी। और अब एसेट का केस आता है कि अगर एसएससी जो है कोई एसेट ट्रांसफ़र करता है अपने स्पाउस के नाम पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई भी उसका एडिकेट कंसिडरेशन नहीं है, ना ही कोई एग्रीमेंट है, और बस अपने टैक्स को बचाने के लिए वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस एसेट से अगर कोई इनकम रिसीव होती है तो वो उस एसएससी की इनकम में ऐड कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4। अब उसके बाद आता है इनकम ऑफ डॉटर इन लॉ। तो अब क्या है कि अगर एसएससी जो है 31 मई 1973 के बाद कोई भी एसेट को ट्रांसफ़र करता है डॉटर इन लॉ को, कोई भी एडिकेट कंसिडरेशन के बिना, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो इनकम जो उस एसेट से अराइज होगी वो ट्रांसफरर की इनकम में ऐड कर दी जाएगी, मतलब कि उस एसएससी की इनकम में ऐड कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 6। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ एसेट टू अदर पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस। अब अगर कोई इंडिविजुअल जो है अपनी एसेट को ट्रांसफ़र कर देता है किसी भी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए, तो उस इनकम से जो मतलब जो उसने एसेट ट्रांसफ़र करी है तो उससे जो इनकम अराइज होगी वो उस इंडिविजुअल की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 7। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू ए पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज सन वाइफ। तो अगर कोई इंडिविजुअल एक एसेट को किसी भी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को ट्रांसफ़र करता है अपने सन की वाइफ के बेनिफिट के लिए, तो उस एसेट से कोई भी इनकम अराइज होगी तो वो एसएससी की टोटल इनकम में ऐड कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 8। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो जैसे कि अगर कोई असेसी अपनी इनकम या एसेट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने स्पाउस या सन की वाइफ को ट्रांसफ़र कर देता है और उस इनकम या एसेट से वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, और अगर एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और एज नॉट एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन की तरफ से करते तो वो किसी फर्म ने एज अ पार्टनर करेंगे और उससे अगर उनको कोई बेनिफिट होगा फर्म में तो, और उससे आने वाली कोई भी इनकम इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो भी उस स्पाउस या सन की वाइफ को रिसीव होगा वो असेसी की टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 सबसेक्शन 1। अब इसमें एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि जैसे मिस्टर ए ने 10 लाख रुपीस जो है वो मिसेस ए को ट्रांसफ़र करे। मिसेस ए ने उस पैसों से बिज़नेस शुरू करा, उस बिज़नेस में अमाउंट लगाई और उनको 3 लाख का जो है वो प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ। तो अगर देखो इनकम जो है वो एसएससी में इंक्लूड हो रही है इनकम में, तो अगर कोई लॉस है तो वो भी मिस्टर ए की इनकम में ही इंक्लूड होगा। तो उन्होंने वही बात बोली है कि जो 3 लाख है वो इनकम जो है उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे मिस्टर ए की इनकम में से। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। तो अगर कोई माइनर चाइल्ड जो है वो इनकम अर्न कर रहा है तो वो इनकम जो है वो उसके पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड होगी। पर अगर माइनर चाइल्ड जो है वो हैंडीकैप है तो उसकी कमाई जाने वाली इनकम जो है वो उसकी पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। उस केस में उसकी इनकम सेपरेटली कंप्यूट करी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि किन केस में वो पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड नहीं होगी माइनर चाइल्ड की इनकम। तो अगर जो माइनर चाइल्ड है वो मैनुअल वर्क करने से इनकम कमा रहा है तो वो उनके पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। और अगर कोई माइनर चाइल्ड एक्टिविटी कर रहा है जैसे कि एक्टिंग, मतलब कि जैसे कि उन्होंने अपनी कोई भी अपनी स्किल से, टैलेंट से या किसी भी स्पेशलाइज नॉलेज या
एक्सपीरियंस से इनकम अर्न करी है, तो वो उन केसेस में पेरेंट की इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अब बात आती है कि माइनर चाइल्ड की इनकम जो है वो उसके पेरेंट्स की इनकम में किस तरह से इंक्लूड होगी। तो अगर जो है वो उसके पेरेंट्स जो है साथ रहते हैं, तो जिसकी इनकम ज़्यादा होगी तो माइनर चाइल्ड की इनकम उसमें इंक्लूड हो जाएगी। पर अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो साथ में नहीं रहते हैं, तो जो माइनर चाइल्ड का ध्यान रखता है, जो उसके साथ रहता है, जिसकी कस्टडी उसके पास है, तो वो जो है उस माइनर की इनकम उस पेरेंट की टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी। अब इसमें बात आती है, तो जिस भी पेरेंट की इनकम में माइनर की इनकम इंक्लूड होती है, तो जो भी उस माइनर चाइल्ड की इनकम है या 1500 पर माइनर चाइल्ड, जो भी इन दोनों में से कम होगा इनकम, क्या कहते हैं, एसएससी की इनकम से, वो एग्जम्प्ट होगा। अब एसएससी में कौन आया कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी इनकम से वो एग्जम्प्ट होगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, ट्रांसफ़र ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ विच ही इज़ ए मेंबर और कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर कोई पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को, जो कि उसकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अपना ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस केस में कैसे होगा। तो अगर कोई इंडिविजुअल जो है आफ्टर 31 दिसंबर 1969 कोई भी प्रॉपर्टी जो कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ट्रांसफ़र कर देता है, जिसका वो मेंबर है, तो वो प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो उस ही इंडिविजुअल की इनकम में मानी जाएगी, ऐड करी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए एंड सबसेक्शन बी। और अगर कोई प्रॉपर्टी जो उसने ट्रांसफ़र करी है वो उसका पार्टीशन हो जाता है, मेंबर्स में वो डिवाइड हो जाती है, उसके बावजूद अगर उससे कोई इनकम होती है, तो वो इनकम इंडिविजुअल की इनकम में ऐड कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन सी। उसके बाद आता है बेनामी ट्रांजैक्शन। जब एक असेसी अपने टैक्स को बचाने के लिए अपनी ट्रांजैक्शन को उस नाम पे ट्रांसफ़र कर देता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, रियल पर्सन के नेम से अदर पर्सन के नेम पर जो एग्जिस्ट नहीं करते उन पे ट्रांसफ़र कर देता है, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम बेनामी ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और जिस पर्सन के नेम पर ये ट्रांसफ़र करी जाती है, जो एग्जिस्ट नहीं करते, उसे बेनामीदार कहते हैं। और अगर कोई असेसी अपनी ट्रांजैक्शन को इस तरह से ट्रांसफ़र करता है, तो वो उस असेसी की इनकम में ऐड कर दी जाती है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डीम्ड इनकम। तो अगर टैक्स इवेजन को चेक करते हुए कुछ अमाउंट को किसी असेसी की इनकम का डीम पार्ट मान लिया जाता है, मतलब कि मान ली जाती है कि ये उस असेसी की इनकम है, तो जबकि वो उनकी इनकम में नहीं एक्चुअली ऐड नहीं होती है, तो उसे हम डीम इनकम कहते हैं। किस तरह से डीम इनकम कैसी कैसी हैं, तो हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है कैश क्रेडिट। तो अगर कोई अमाउंट जो कि क्रेडिटेड करी गई है बुक्स ऑफ असेसी के द्वारा, जो वो मेंटेन करता है प्रीवियस ईयर में, तो वो उसके बदले में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, और या फिर जो एक्सप्लेनेशन दी है वो जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वो इनकम जो है असेसी की इनकम की मान ली जाती है, असेसी की इनकम मान ली जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68। पर अगर ऐसी सिचुएशन कंपनी में आती है कि कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ अमाउंट क्रेडिट कर दी जाती है, तो उसे अनएक्सप्लेन्ड डीम्ड माना जाएगा, जब तक कि जिस पर्सन के नाम से वो अमाउंट क्रेडिट करी गई है, वो जो रेजिडेंट है, पर जो रेजिडेंटेड पर्सन है, वो जब तक ये पूरी एक्सप्लेनेशन ना दे दे कि किस सोर्स से उसने ये अमाउंट को क्रेडिट किया है, और या फिर असेसिंग ऑफिसर उससे सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वो अनएक्सप्लेन्ड ही मानी जाएगी। और अगर जो है वो वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी के अकाउंट के नाम पर क्रेडिट किया गया है, तो वो उस टाइम पर एक्सप्लेनेशन नहीं ली जाएगी, वैलिड नहीं होगी।
अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई असेसी जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है पर वो रिकॉर्ड नहीं करता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, और जब पकड़ा जाता है तो उस टाइम पर अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है कि कैसे उसने किस सोर्स से उसने वो इन्वेस्टमेंट ली है, या उसको जो एक्सप्लेनेशन उसने दी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो असेसी की इनकम मान ली जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69। उसके बाद आता है अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड मनी एसेट्रा। तो अगर कोई असेसी जो कि किसी मनी, बुलियन, ज्वेलरी या किसी भी वैल्यूएबल आर्टिकल का ओनर पाया जाता है जो कि उसने रिकॉर्ड ही नहीं करी है उन चीज़ों के बारे में, तो और उसके साथ में जो असेसी है वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है कि किस सोर्स से उसने वो आइटम्स या मनी जो भी है किस सोर्स से उसके पास आई है, या जो वो एक्सप्लेनेशन देता है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो उसने मनी या उन चीज़ों में करी है वो उस असेसी की इनकम का पार्ट मान लिया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69A। अब उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अगर कोई असेसी जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है और बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्चुअल अमाउंट से कम अमाउंट की ट्रांजैक्शन कर देता है, और असेसिंग ऑफिसर अगर ये चीज़ देखता है कि एक्चुअल जो अमाउंट है वो जो बुक में रिकॉर्ड की गई है उस अमाउंट से ज़्यादा है, तो असेसी को वो एक्सप्लेनेशन मांगता है। और अगर असेसी जो है उस सोर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है या फिर जो देता है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है, तो जो उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट एक्सेस में है जो उसने रिकॉर्ड नहीं की है वो असेसी की डीम्ड इनकम मान ली जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69B। उसके बाद आता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। तो कोई असेसी जो है कोई एक्सपेंडिचर इनकर करता है और वो उस एक्सपेंडिचर को इनकर करने की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है, या जो देता है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है, तो वो उसकी इनकम असेसी की जो है उसकी डीम इनकम का पार्ट माना जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69C। उसके बाद आता है हुंडी, ब्रोवल्स एंड रीपेमेंट्स। तो हुंडी क्या होता है कि एक अनकंडीशनल ऑर्डर जो राइटिंग में एक पर्सन जो है अनदर पर्सन को देता है कि उसके हिसाब से उस पर्सन के नेम पर उसको कुछ अमाउंट देनी होती है। तो अगर कोई बोरोवल या रीपेमेंट हुंडी की अकाउंट पे ही चेक से करी जाती है तो वो उसकी डीम इनकम नहीं मानी जाती है एसएससी की। पर अगर वो अकाउंट पे ही चेक से बोरोवल या रीपेमेंट नहीं की जाती है तो वो जो भी बोरोवल या रीपेमेंट कर रहा है उस पर्सन की डीम इनकम का पार्ट माना जाता है। और अगर वो अमाउंट का जो उन्होंने बोरो की है जो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है वो भी उस अमाउंट में इंक्लूड होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69D। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा चैप्टर नंबर 13 ख़त्म हो गया है और कल हम अपना चैप्टर नंबर 14 शुरू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ डू कमेंट्स। एंड अगर आपको मेरे लिखे हुए नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मेरी जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई जीमेल ID graduationplace756@gmail.com। थैंक यू।